गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम नमस्कार। नमस्कार वेलकम। सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम आज बीके सिन्हा साहब भी जुड़े हैं भोपाल से, हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर बीके सिन्हा जी साहब, जी भोपाल। जी जी। और नमस्कार कॉलेज मैडम। एथिक्स। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बीपी सिंह सर भी ज्वाइन कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग। तो भैया गुड मॉर्निंग। ये किरण मैडम है और भोपाल से हमारे डॉक्टर बीके सिन्हा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और डिग्री कॉलेज भोपाल में वो हैं। तो संजय भैया आप और किरण मैडम डॉक्टर साहब के साथ संजय भैया 3 लोग जरूरी हैं। तो जस्ट हम लोग अब शुरू करते हैं भैया। बिल्कुल शुरू कीजिए। जस्ट वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 29 जनवरी है। हम होंगे कामयाब का आज 35वां सेशन है। आज 35वें सेशन में जैसा कि हम लोग प्लान किए थे कि हमेशा हम लोग बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, आज बच्चों से ही हम लोग सुनेंगे, उनके ज्ञान से हम लोग भी अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो लास्ट 2-3 दिनों से तय हुआ था, आज हम लोगों ने ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया है। इसमें 2 टॉपिक हम लोगों ने ले रखा है। एक टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, और दूसरा टॉपिक हमारा है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। तो इन दोनों टॉपिक पे बच्चे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया बोलने के लिए। 5-5 मिनट एक बच्चे बोलेंगे, जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा दूसरा बोलेंगे। 3 ज्यूरी जो श्री संजय थाड़े सर हमारे हैं वो, किरण मैडम और डॉक्टर बीके सिन्हा साहब, 3 लोगों की जूरी इसको जज कर देगी। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ये तो एक केवल एग्जाम है, वैसे ही है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे और सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। और बढ़िया बात यह है कि अक्रॉस द कंट्री बहुत जगह से बच्चों ने ज्वाइन किया और 16 छात्र छात्राएं हैं। इसमें एक है किशन श्रीवास्तव बिहार से जो बीए फाइनल कर रहे हैं, एक है विजय मौर्य दिल्ली से जिन्होंने बीटेक किया, मनु कुमार कुशवाहा है जो बीएससी किए देवरिया में है, अनुराग मौर्य जिन्होंने बीटेक किया वो दिल्ली में है, रश्मि कुशवाहा एक है आगरा से जिन्होंने बीकॉम किया, राजरेखा कुशवाहा है सतना से जिन्होंने एमएससी किया है, अभिनव साक्या है बीकॉम किए दिल्ली से हैं, मिस्टर सफगान है कुशीनगर से बोलेंगे, इन्होंने बीए किया है, अजय कुमार है बीएससी किया है, ये सतना से बोलेंगे, रामकली कुशवाहा जो एमटेक कर रही है आईआईटी तिरुपति से, वो तिरुपति से बोलेंगी, मिस मोनिका जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है साइंस में, वो हैदराबाद से बोलेंगी, नरोत्तम कुशवाहा जो पीएचडी और एमफिल किए हैं वो जम्मू में है, जम्मू से वो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, विकास कुमार यादव देवरिया से हैं और बी फार्मा इन्होंने किया है, शमशाद अंसारी जो डिप्लोमा किया बीई के लिए बीटेक के लिए परस्यू कर रहे हैं वो हैदराबाद से बोलेंगे, मिस अनामिका है जो 12th की बच्ची है, 2 साल पहले 12th किया, अभी इस साल नीट का एग्जाम की तैयारी कर रही है, सतना से बोलेंगी, मिस सुधा त्रिपाठी जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है इलाहाबाद से, वो प्रयागराज से स्पीच में पार्टिसिपेट करेगी। तो इन सारे बच्चों का स्वागत है, सारे बच्चों को हम लोग सुनेंगे और वो करेंगे। तो अब जस्ट मैं माइक तीनों जूरी के बीच में देते हैं। किरण मैडम है, किरण मैडम जस्ट अपना 2 बात बोल के कैसे स्टार्ट होगा कैसे होगा। 3 लिंक अपने पास है, 3 लिंक को हम लोग 1 बाय 1 ज्वाइन करेंगे और बच्चों को प्रमोट करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ किरण मैडम को हैंड ओवर टू किरण मैडम। सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला जो है अभी जो मैं इंटरेक्ट होना चाह रही हूँ हमारे जूरी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट होना चाह रही हूँ, और जैसा कि आज का सेशन है स्पीच कंपटीशन का, तो सर आप लोग मतलब इस चीज का ध्यान रखें कि 10 नंबर का आज हमें जो है ये मार्किंग करना है बच्चों के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स में के अंदर हमें मार्किंग करनी है, और इसमें जो टॉपिक बच्चा बोलेगा, जिस टॉपिक पे बोलेगा, पहली बात तो ये कि वो टॉपिक पे कितना कंटेंट हमें दे रहा है, मतलब किस तरीके से जो है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उसके क्या क्या उसने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, उस पे हमें 4 मार्क्स के अंदर जो है वो मार्किंग करनी है, ठीक है।
3 मार्क्स जो है हमें कम्युनिकेशन लेवल को देख करके लेना है, यानी कि वो कितना इंटरैक्ट हो रहा है, आई टू आई कांटेक्ट कैसा है उसका, हाव भाव कैसे है उसके, इन पे रखना है। और 3 नंबर जो है हमें लैंग्वेज पे रखना है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम में वो चल रहे हैं उसमें ग्रामर, स्पेलिंग्स जो भी है वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो सर ये 3 चीजों पे हमें ध्यान दे करके 10 मार्क्स के अंदर जो हमें इनकी मार्किंग करनी है। अब आती है स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स की बात। यस, ओके। अब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स को जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है कि आपके पास जो समय है वो निर्धारित समय है, 4 से 5 मिनट में आपको इसको बोलना है। तो सबसे पहले जो है आप जैसे ही आप जुड़ेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे ही जुड़ेंगे आपका नाम अनाउंस होगा, आप सबसे पहले जो है अपने टॉपिक को बोलेंगे कि यानी कि आपकी कौन से टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को बोलेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। ये प्रोग्राम बेसिकली इसीलिए रखा गया है सो दैट आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। आपके मन में जो है, आप जो महसूस करते हैं या आपके जो दिमाग में चीजें हैं वो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो घबराइएगा नहीं, गलत होगा सही होगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, आप केवल अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। दिल से 100% केवल दीजिए। बाकी जो है मार्क्स क्या मिल रहे क्या नहीं है आप इसको छोड़िए, आप इस मोमेंट को जो है जीने की कोशिश कीजिए। सो शुभकामनाओं के साथ मैं आगे जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ। संजय सर हमारे साथ है, बीके सर हमारे साथ हैं, वो लोग क्रम से जो है आप लोगों को भी गाइडेंस देंगे। सर प्लीज। I want to say that 4 marks for the topic, 3 marks for the communication skills, and 3 marks for the language. It's very simple. It's very simple. Yes, Madam has, yes, sir. Yes, sir. Madam has said it very clearly. So there should not be any ambiguity. दिमाग में कुछ आप दुविधा मत रखिए और इसको सीधा 4 मिनट टॉपिक, 3 मिनट कम्युनिकेशन स्किल और 3 मिनट लैंग्वेज, सिंपल फॉर्मूला है। अब बेझिझक बोलिए। बाकी लोगों को क्या लगता है, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई हंसेगा, कोई कुछ करेगा, इन सब चीजों को दरकिनार कीजिए। ओके, माय बेस्ट विशेस। बीके सिन्हा सर, थैंक यू हाँ, संजय भैया। हाँ, नमस्कार एंड वेलकम टू वन एंड ऑल। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रतिभागियों के लिए कि अच्छा परफॉर्म करें। केवल इतना ध्यान रखिए कि केवल बोलने के लिए नहीं बोलिए, क्या बोलना है आप सोच के रखे हैं उसी को बोलिए। थोड़ी तैयारी जरूर करी होगी आपने। वैलिड पॉइंट बोलें, सिस्टमेटिक बोलें, क्लियरिटी के साथ बोलें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो जस्ट वी विल स्टार्ट। हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनकी लिस्ट है, उसमें पहले नंबर पे किशन श्रीवास्तव हैं। आई इनवाइट टू किशन श्रीवास्तव। आप चंपारण से हैं। किशन है क्या ग्रुप में? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग किशन, अपना माइक और वो वीडियो अनम्यूट करके प्लीज स्टार्ट। और अदर लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक अनम्यूट, अपना माइक म्यूट कर सकते हैं सर। किशन स्टार्ट प्लीज। Good morning to all seniors. Myself Kishan Srivastava. I studied in BA first year from political science, and I am from Bihar, West Champaran, Ramnagar. I have chosen the topic contribution of Subhash Chandra Bose in the independence of India. Before I lighting on his contribution, firstly I thank the whole team of Hum Honge Kamyab for this opportunity and this platform. So before going to his contribution, I want to say a little about him. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 at Cuttack. He was associated with Indian National Congress and was leader of Indian National Army. He was ninth child of his parents, and he was so intelligent. In fact, he completed 4-year course of Indian Civil Service examination in just 7 months from London, and he got 4th rank. But the next year, in April 1921, he resigned and became freedom fighter. He was educationally or religionally very attached with Swami Vivekananda ji and was politically attached with Chittaranjan Das ji. He got a chance to become an editor in Swaraj, and he started writing against British. In 1921, he protested against Prince Wales
and got arrested in December 1921 for 6 months. And then he started doing work for India. And in 1939, he won election against C.R. Raman, who was appointed by Mahatma Gandhi. This makes Mahatma Gandhi upset. There was a conflict between INC, Indian National Congress, and Subhash Chandra Bose, because Lord Irwin demanded for dominance status to Indian National Congress, but our Subhash Chandra Bose, he asked for Purna Swaraj. Then he left the Indian National Congress in 1939, and in 1940, next year, he organized a Founders Bloc. Same year, he went arrested. He went to on hunger strike on jail. So, from fear of this, British government put him in his own house and captured from the prison. And he was very inspired by a line of song written by Rabindranath Tagore ji. I want to say this song. यदि तो डाक सुने कोई ना आते तुम्हें एकला चलो रे. Means जब तुम्हारी आवाज सुनकर कोई भी ना आए तुम अकेले चलो. Instead of high security, he left his house and went to Germany in 1941 to meet with Hitler. Then he went to Japan to meet with the Japan president through submarine. And when he went to Japan, he released all the Indian soldiers who was captured during World War II, because on that time World War is held. And he also demanded for Indian National Congress to instant protest against British, because at that time during World War II, British was partially weak. So, but Mahatma Gandhi refused it. So he wanted to move alone. Then he went to Japan. He released all the armies and he named them Azad Hind Force. And in 1942, the soldiers of Azad Hind Force first called him Netaji Subhash Chandra Bose. And that time he got the title of Netaji. And then in 1944, 18 March 1944, he came to India through Burma border. And it is said that when Japan lost the World War II, then Azad Hind Force became weak, because Japan was supporting Azad Hind Force. So Netaji Subhash Chandra Bose, it is said that Netaji Subhash Chandra Bose went to Singapore to meet with the Japan Field Marshal Tiruchi. Tiruchi organized a flight for him to Tokyo on 17th of April 1945, sorry. And on 18th of March 1945, it is said that his flight got crashed and he died. But his team members and Mahatma Gandhi too didn't believe on his death. His death has been very mysteriously still today, and nothing has been clear that how he got there and what happened to him. Now I want to end my speech with a line of a poem. वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी. थैंक यू सो मच. Very good, very nice. Thank you, Kisan. Then first participant, Kisan from Champaran, ने बढ़िया अपना स्पीच दिया इंग्लिश में. वी आर हैप्पी. नेक्स्ट हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट है मनु कुमार कुशवाहा फ्रॉम देवरिया. मनु जुड़े हैं क्या ग्रुप में? जी सर. अच्छा, ये जूरी को मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है. मनु देवरिया से जरूर है, लेकिन ये भी चंपारण के आसपास के रहने वाले हैं. जहां से किशन है उसी के आसपास. क्यों मनु? इज इट राइट? जी सर. जी सर. ओके ओके, स्वागत है, आप बोलिए प्लीज. गुड मॉर्निंग सर एंड फ्रेंड्स. मेरा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व. इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मैं दिल से नमन करता हूं. वे बीते 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं मनु कुमार कुशवाहा, जो इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए टीम हम होंगे कामयाब को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था. संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि
इसी दिन अर्थात 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के दौरान अर्धरात्रि को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हम सभी लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस का अर्थ नहीं समझते हैं। गणतंत्र दिवस 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस तंत्र। गण का अर्थ होता है जनता और शासन का अर्थ होता है तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। अतः हम कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जो सत्ताधारी सरकार को चुनने और हटाने का अधिकार आम जनता के पास होती है, तो ऐसे राष्ट्र को लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। गणतंत्र दिवस अपनी सरकार चुनने के लिए और भारतीय नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए उत्सव का प्रतीक माना जा सकता है। अंत में मैं एक देशभक्त शायरी के माध्यम से अपनी बातों को विराम करूंगा। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में ख्वाहिश है, दिलों में ख्वाहिश निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनु। जूरी तीनों लोग तो सुन रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़े ना थर्ड पार्टिसिपेंट की ओर। बिल्कुल सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके भैया, ओके। तो थर्ड पार्टिसिपेंट आगरा से है मिस रश्मि कुशवाहा। शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स साइड एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव गर्ल। हम उसको इनवाइट करते हैं रश्मि को। रश्मि, आर यू हियर? आप मेरी बात सुन रही हो? यस सर, गुड मॉर्निंग वेलकम सर। रश्मि, गुड मॉर्निंग। आप आओ। ये बहुत एक्टिव है किरण मैडम को मैं बोलना चाहूंगा। किरण मैडम, आपसे एक निवेदन है। रश्मि का एक सजेशन है कि बहुत सारी हमारी बच्चियां जो ग्रुप में जुड़ती हैं वो बोलने में थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रही हैं, तो इनको अलग से वो बोल रही है कि अगर किरण मैडम या कुछ और लेडीज लोग हमको बोलेंगी तो और बच्चों को, लड़कियों को हम लोग प्रमोट करेंगे, जिससे वो अपना साईपन छोड़ के मार्केट में अपनी बोलने की कला डेवलप करेंगी। तो रश्मि एक्टिवली हेल्प करना चाहती है, उसमें आपसे सजेशन लेंगी। सुनो, मेरा सजेशन है, मेरी बात जी भैया, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम एक एक्सक्लूसिवली लेडीज का सेशन करो। यस यस, रश्मि इज सेइंग दैट। रश्मि प्लीज टेल, अपनी बात बोल के अपना स्पीच शुरू कर सकते हैं क्या? किरण मैडम आप कुछ बोल रही थी? मैं कह रही थी आपसे मेरी बात हुई थी सर, इसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। एक ग्रुप बना करके Yes. और उसमें टाइम टू टाइम वीकली जो है कुछ इस तरीके का हम लोग अलग से सेशन प्लान कर सकते हैं। Yes, yes. रश्मि, वेलकम। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टिव सर एंड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्पीच ऑफ द डे। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अमुक विषय भारतीय लोकतंत्र गणतंत्र का महत्व पर विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कई सूरवीरों ने खून बहाया है, तब जाकर हमने अपना संविधान, अपना गणतंत्र पाया है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि वह जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार है। वह जनता द्वारा यह सरकार एक रूप से रश्मि म्यूट हो गई हैं आप। हो गया। रश्मि म्यूट हो गया तुम्हारा क्या?
सर ग्रुप की सुधा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो कई बार कॉल कर चुकी हैं। कौन? सुधा सुधा? सर। मैं बात यस कर रहा सर। हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं सुधा से बात कर रहा हूँ। ओके। ओके सर। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि वह जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार है। यह सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार होता है और लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है और शासनाध्यक्ष क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा मैम, रिमूव हो गई। सर तब तक दूसरा लेते हैं, ये भी रिमूव हो गई। हाँ, आगे आगे फिर आप वो कीजिए, फिर अच्छा। बाद में देख लेंगे एक बार, है ना? अच्छा, रश्मि माइनस हो गई क्या? यस सर। ओके। उसको एक और हमारी बच्ची है सुधा त्रिपाठी, प्रयागराज से, वो फोन कर रही है, जुड़ नहीं पा रही है, इस कारण से लगता है इसका डिडक्ट हो गया होगा। करेंगे हम। तो हम अगले पार्टिसिपेंट की ओर चलते हैं। रश्मि के बाद 4th नंबर पे हमारे विजय मौर्य हैं, फ्रॉम दिल्ली, ही इज बीटेक। विजय, आप ग्रुप में? यस सर। विजय प्लीज आप अपना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सर? यस, गो अहेड। यस। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। इस 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 74वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा चयनित विषय भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व है पे मैं कुछ शब्द बोलूंगा, उसके लिए कुछ क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ त्रुटि हो तो। भारत एक ऐसा देश है मेरा जहाँ खिलते हैं फूल और होता है सवेरा, जहाँ दिलों में होता है प्यार और माँ के हाथों में होता दुलार, जहाँ दिल कहता है किसी का भी दिल न टूटे बार बार। इस कविता के साथ अपने विषय का शुभारंभ करता हूँ। गणतंत्र या लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। जैसा कि हम सबको पता है कि गणतंत्र में कानून का शासन होता है। एक गणतांत्रिक देश यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अधिकार का कम न हो और किसी भी अधिकार को ज्यादा न हो। जैसा कि अपना गणतंत्र अपना संविधान है, भारतीय होने पर हमें अभिमान है। हम लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में 2 भागों में मिलता है, जैसे राजशाही और गणतंत्र। राजशाही में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी हमारे देश की भांति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता हर 5 साल में इस प्रधानमंत्री को चुनने का और हटाने का अधिकार रखती है। इसलिए ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक तो है पर गणतंत्र नहीं है। यदि हम भारत और ब्रिटेन की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। उच्च सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है और इसके निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं, जबकि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व। यदि गणतंत्र के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित हो, विशेषाधिकार वाले वर्ग न हो, जितने भी पद हैं जो राज्य द्वारा संचालित हैं वे जनता के लिए खुले हों, संप्रभुता जनता के हाथों में होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की भूमिका की अगर बात करते हैं तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में हम वंशानुगत प्रथा को समाप्त करते हैं और हमें अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम स्वेच्छा से कहीं बोल सकते हैं, अध्यक्ष चुन सकते हैं और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार गणतंत्र के होने से ही हमें मिलता है। इस प्रकार हमारे भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र की अहम भूमिका है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू। Okay, thank you, Vijay. Then we are again going towards next participant. Vijay के बाद Anurag Maurya. Hello. He is also from Delhi. Yes, Anurag. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. You are सर here ना? आवाज आ रही मेरी? Yes, please. आवाज आ रही। Please continue. ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय शिक्षकगण, मार्गदर्शक महोदय एवं हमारे प्रिय सहपाठी, सर्वप्रथम आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हाल ही में हमें अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 74वें गणतंत्र दिवस को मनाया। इस पावन पर्व के अवसर पर हमारे गुरुजनों द्वारा हमें कुछ विषय दिए गए जिस पे हमें अपने विचार रखने थे। मैं इस पे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। अगर मेरे से कुछ त्रुटियां होती हैं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। न पूछो कि जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो कि जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह हम भी, हमारी भी सिराओं में इस तपस्वियों का वेग भरा है। आज अपना परिचय प्रणाम के साथ इसमें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में प्रणाम के साथ परिचय देना बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है। देखो हमारी तरफ, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम मारना जानते हैं तो बचाना भी जानते हैं। जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी और विश्व को एक किसी समस्याओं से पूरा विश्व सुलझ रहा था, उस समय हमने वैक्सीन का निर्माण किया और उस पे हमने लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात संपूर्ण विश्व निरोगी रहे। भारत के ऐसे ही गौरवशील इतिहास के तहत हमें बहुत सारे वीर सपूत प्राप्त हुए जिसके तहत हमें सुभाष चंद्र बोस मिले। आज मैं इनके बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जो कि आजाद हिंद फौज के प्रथम स्वतंत्रता सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, युवाओं के अत्यंत लोकप्रिय, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक सुभाष चंद्र बोस ने अपने अदम्य साहस, निजी त्याग और आईसीएस जैसी परीक्षाओं को छोड़ते हुए गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया एवं सीआर दास को अपना गुरु मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो अपने आप को का पदार्पण किए। इसके पदार्पण किए और इनके वजह से ही इनके वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक जनाधार बहुत बड़ा बन गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म बेसिकली 1897 में कटक में हुआ था। ये एक बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था जो कि बंगाल विधानसभा के एक परिषद के एक सदस्य थे। लेकिन सुभाष बाबू के संघर्षों से यह पता चलता है कि जिन्हें देखकर यह हम कह सकते हैं कि वे एक संपन्न परिवार से थे। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे। 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए और 1920 में आईसीएस जैसे एक टफेस्ट एग्जाम पे उन्होंने 4th रैंक हासिल किया। बेसिकली 1919 और 20 का दशक एक ऐसा समय चल रहा था कि इतिहास रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की भूमिका बनती जा रही थी और ऐसे जीवन पर छोड़ती चली गई। पर सीआर दास को अपना गुरु बनाकर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। थोड़े ही समय में वे भारतीयों के बीच में जैसे जंगल की आग की तरह उनकी प्रसिद्धि इस तरह फैल गई और वे एक उग्र आंदोलन के अनुराग आप आवाज म्यूट नहीं आ रही। हैं।
म्यूट हो गया जी। यस। रिमूव हो गया सर, नेटवर्क इशू आ रहा है सर। हाँ रिमूव हो गया सर, नेटवर्क इशू आ रहा है, फिर से कनेक्ट बोल रहा हूँ। प्लीज सर, वाईफाई मेरा चला गया था। आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? यस। सॉरी सर, मेरा वाईफाई चला गया था, मैं डेटा ऑन करने को। और इसी बीच में 1938 में इनको हरिपुरा अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और पुनः इन्होंने 1939 में भी अध्यक्ष पद के लिए अपने आप को नामित किया और वे पुनः अध्यक्ष बने। बट कुछ ऐसे सिनारियो बने कि गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण उनको राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। और यहाँ फिर उन्होंने कलकत्ता में एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया गया और वहां से वो निकलकर अपने आप को बचते बचाते हुए वो जापान पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और वहां उन्होंने भारतीयों में जोश भरने के लिए 3 नारे दिए, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुछ इस तरह के भाव को रखते हुए वहां की आजाद हिंद फौज के जवानों में पूरा जोश भर दिए तथा हमारी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरी तरह शामिल हो गए। एक बार एटली ने इस बात को कहा था कि अगर हमको भारत में किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा डर लगा तो वो थे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उनकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम बदलकर उनके सम्मान में रखा गया, जैसे कि राजद्वीप, हैवलॉक द्वीप तथा नील द्वीप को क्रमशः सुभाष द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप नाम दिया गया। आज नेताजी जैसे वीर सपूतों को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। शायद इसी वजह से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के कलम से सहसा यह पंक्तियां अपने आप निकल कर आ गईं कि जली अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और माखनलाल चतुर्वेदी के उस फूलों ने भी यह कामना की है कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि कोशिश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अनुराग। अब हमारा ये फर्स्ट सेशन का लगता है कुछ सेकंड बाकी है, फिर हमको सेकंड सेशन में भी जुड़ना होगा। तो सेकंड सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कितना सेकंड है विवेक? 1 मिनट सर। किरण मैडम, जूरी, आप लोग कुछ बोल सकते हैं 1 मिनट, फिर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करके बच्चे को इनवाइट करेंगे प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है, अगर दूसरे बच्चे नहीं जा रहे होंगे तो मैं बता दूंगा कि जैसे कुछ लोगों ने, जैसे अभी जो आखिरी बच्चा बोला अनुराग है और उसके पहले एक ये जो विजय बोला था, ये लोग ने सुनाई दे रहा मेरी आवाज? जी भैया जी प्लीज। हाँ, थोड़ा सा इन लोगों को सब्जेक्ट के ऊपर ये लोगों ने क्या किया कि इतिहास बताया, सुभाष चंद्र बोस जी का इसका हिस्ट्री बताई, तो उनके जो विचारधारा जो थी उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देने से कॉन्फिडेंस लेवल सभी का हमको बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस लेवल बोले अच्छे, मैंने तैयारी की थी, कहीं पे कविता, कहीं पे शेर, कहीं पे कुछ इस तरह की चीजें, ये सब चीजें स्पीच को ज्यादा मजेदार बना देती है, अच्छा बना देती है, सुनने काबिल बना देती है। लेकिन सब्जेक्ट, उनकी जो विचारधारा है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसका इथोस क्या है, उसका ये क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा, उनका जन्म हुआ था, ये सब ठीक है, एकदम कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, सबको मालूम। तुम मुझे खून दोगे, आजादी दोगे, जापान गए, इसके ऊपर देने से रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डीप में स्टडी करके उसके ऊपर अगर आपके खुद के विचार होंगे तो बहुत अच्छा है। बस यही मेरी। जी ठीक है जी भैया जी। सर म्यूट हो गया आपका सर। जी मैडम, बीके सिन्हा साहब और किरण मैडम, आगे स्टार्ट किया जाए बच्चों से कुछ संदेश। सर स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में फिर बात करेंगे। जी 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 जी। तो नेक्स्ट हमारे इसमें जो बच्ची छूट गई वो फिर से नेटवर्क इशू आ गया था। अभिनव साक्या है,
राजरेखा है, तो जस्ट हम लोग या तो रश्मि को टाइम दे सकते हैं क्या, या बाद में देंगे, क्या करें? रश्मि, आर यू हियर? सर बाद में लास्ट में। ओ ओके ओके, then अभिनव साक्या इज देयर? अभिनव, विवेक, अभिनव है क्या? यस सर, है सर। अभिनव प्लीज टेल योर स्पीच। उसका भी सर नेटवर्क इशू चल रहा है, वही मैसेज कर रहे हैं। ओके, नेटवर्क इशू है तो ठीक है। राजरेखा कुशवाहा फ्रॉम सतना। यस सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैडम इनका भी नेटवर्क इशू है, ये शायद वीडियो ऑन नहीं करेंगी, मैसेज करिए। आप अलाउ करते हैं बोले? अगर ये ऐसे ही बोल रही हैं तो बोलने देते हैं। वीडियो अगर आ जाए तो सर बेटर है। प्रयास करें कट के ही वीडियो आए, बट बेटर रहेगा वीडियो- थोड़ा हाव भाव भी पता चलेगा ना, क्योंकि हमने 3 नंबर रख रखे हैं इंटरेक्शन के। एग्जैक्टली, कैसे हाँ। पता चलेगा? राजरेखा जी सर। अपना वीडियो ऑन करके बोलो आप। सर ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं, ऑन कर रही हूँ पर बार बार फोन बैक हो जाता है। अब लास्ट में एक बार देख लेंगे सर, लास्ट में ओके। लेंगे, अगर आ जाएगा जी। नेटवर्क तो उस समय वीडियो थोड़ी जरूरी है। ओके ठीक है, तो फिर अगला चलने देते हैं। अभिनव साक्या, ये मिस्टर सफगान इज देयर। सफगान, कौन से? सफगान। हाँ, SAFGAN, सफगान अभिनव फ्रॉम ऑनलाइन आ कुशीनगर गया यूपी। सर। अभिनव आ गए? Yes, sir. Good morning, sir. यस अभिनव, प्लीज। Sir, my topic अभिनव is फ्रॉम importance दिल्ली। of. Yes, sir. Sir, my topic is importance of republic in Indian democracy. So, good morning, namaste to respected RO sir and respected juries and fellow participants. I am Abhinav Shakya from Delhi, aspiring to be a civil servant. Today, I would like to speak to you about the importance of republic in Indian democracy. First and foremost, it is important to understand what a republic is. A republic is a form of government in which the head of the state is elected, not a monarch. The elected official is the President of India. The Constitution of India, which was adopted in 1950, established as a republic. This means that the power of the government is held by वॉइस ब्रेक हो रहा है अभिनव। अभिनव, आई थिंक सर नेटवर्क इशू आया उसका। तो रश्मि का भी नेटवर्क इशू आया था, देन अभिनव का भी। सफगान इज देयर? सफगान, अजय कुशवाहा फ्रॉम सतना। अजय है सर। अजय आप? हेलो। नेक्स्ट रामकलिक। हाँ यस, अजय। हेलो, गुड मॉर्निंग सर एंड जी। पराक्रम दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अजय कुमार कुशवाहा है, सतना मध्य प्रदेश से। सर मेरी ओके वॉइस अजय। क्लियर आ रही है? हेलो हेलो हाँ आ रहा है, बोलो आप। सर, मेरा नाम अजय कुमार कुशवाहा, मैं सतना MP से हूँ। सर्वप्रथम मैं पराक्रम दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अपना जो है तो विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।
मेरा टॉपिक है आज का स्वतंत्रता संग्राम एवं सुभाष चंद्र बोस की देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उस देश में शासित वर्ग के विरुद्ध हम जो संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं उनके खिलाफ, वही हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। भारत जैसे जो कि 17वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक यानी अर्ध 20वीं शताब्दी तक देशियों को अधीन रहा, उस समय देश के महान नायकों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। हमारे उसके स्वामी अपने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने विशेष भी दिए। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि मेरे टॉपिक में है कि भारत निर्माण में सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही देश प्रेम के लिए बहुत अभिव्यक्ति है, बहुत प्रेरणा, अपना बहुत ही योगदान दिया। उन्होंने 1920 में ICF जैसे एग्जाम की परीक्षा सिर्फ 7 माह की तैयारी में ही क्लियर कर ली, और उन्होंने क्लियर ही नहीं अपितु उन्होंने चौथा अंक भी प्राप्त किया था, जो कि ब्रिटिशों के लिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी। जो वो लोग जो है 4 साल में उस परीक्षा को जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने सिर्फ जो है 5 माह में कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद उन्हें में इतना मतलब परिपूर्ण थे, प्रेम से इतना उन्हें लगा था कि उन्होंने 1921 में ही ज्वाइन दे दिया और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नायकों के साथ उन्होंने मिलकर अपना देश प्रेम के लिए योगदान देना शुरू किया। यहाँ तक कि कांग्रेस 1939 में जब कांग्रेस का पुनः अध्यक्ष अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष चुने गए, कुछ विचारों के मतभेद के कारण उन्हें रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन के उसके बाद भी उन्होंने अपने के लिए अपना योगदान नहीं छोड़ा। उन्होंने हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और उसमें जो है तो बहुत से छात्र हो गए और सभी लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देश की आज़ादी में उनका आज़ाद हिंद फौज का रहा, जो कि बात करें चितरंजी 1942 में गठित की गई, और कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज मानी जाती है। उसे उन्हें कुशल नेतृत्व के कारण महात्मा गांधी जी उन्हें नेता कहकर भी संबोधित किए। उन्हें कुशल नेतृत्व उन्हें जो है तो बाद में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना गठित किया, और गठित करने के बाद वे अपने कार्य में लगे रहे। जब 6 अगस्त और 8 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान में बम विस्फोट किया, को देखते हुए और सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां से जाके ताइवान जाने लगे, जिसे 18 ताइवान में भी घटना के कारण किसी भी संगठन में अगर जो है तो मुख्य लीडर को हानि होती है या किसी प्रकार से वो प्रभावित होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके जो सभी आदर्श हैं या उसके सहयोगी हैं उनमें बहुत जो है बात थोड़ा विच्छेद की बात विचलित हो जाती है। इसी विचलन का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उनके सभी जो है तो सेना नायक थे उन्हें जो है तो गिरफ्तार भी कर लिए, और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में उन्हें जो है तो मुकदमा दायर किया, और मुकदमा दायर करने के बाद उनका जो है तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। उनके पक्ष में जो है तो
बात जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर फकरू जैसे वरिष्ठ वकीलों ने उनके केस लड़ा, और इसके दौरान भी उतना ही नहीं रहा, उन्होंने ऐसा अपना व्यक्तित्व निखार दिया, देश में उनके उनके मतलब रिहाई के लिए आवाजें उठने लगी। यहाँ तक कि देश में विभिन्न प्रकार के नारे भी लगाए गए, जिसमें उनका प्रमुख था आजाद हिंद फौज। मैडम आवाज आ रही है इनकी क्या पूरी? ब्रेक होके आ रही है। हम but we can understand. But we can समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उन्होंने आजाद हिंद फौज को, लाल किले को तोड़ो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। उनके परिणाम स्वरूप वेवेल उस समय के तत्कालीन वाइस थे, उन्हें मतलब आजाद को छोड़ उनका ऐसा व्यक्तित्व रहा। और बात करें अपने स्वतंत्र मतलब भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान की, तो उनका योगदान कुछ ऐसा रहा है कि उनकी जो आजाद हिंद फौज के सेना नायक थे या आजाद अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि अब हमें जो है भारतीय सैनिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जो है तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए अंदर से जागृत हो चुकी, वो भी किसी न किसी प्रकार से अपना देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दे रहे थे। उन्होंने विभिन्न जो है तो ब्रिगेडें भी तैयार किए थे, जिसमें महात्मा गांधी ब्रिगेड थी, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड थी, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड थी। इन ब्रिगेडों का सहयोग भी लिया, और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि आजाद हिंद फौज के द्वारा ही उन्होंने महिलाओं की जो क्षमता थी उनको भी जागृत किया। उन्होंने अपने आजाद हिंद फौज में ही एक रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें महिलाओं ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन किया। उस शक्ति प्रदर्शन के कारण अंग्रेजों को ये आभास हो गया था कि भारत पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो है तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और उनकी भी शक्ति जो है तो पुरुषों की से इस प्रकार ने देश में योगदान दिया। और बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का एक कथन था, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। इसी को उन्होंने मार्गदर्शन बनाते हुए अपने आंदोलन को काफी प्रेरित किया गया। जब इटली से स्वतंत्रता के उपरांत आपने भारत क्यों छोड़ा, ऐसा क्या हुआ था कि भारत आप छोड़ दिए थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम यही बताया कि सुभाष चंद्र बोस यानी आजाद हिंद फौज के नायकों ने हमें इतना विवश नाक में दम रखा कर दिया कि हमें भारत को जो है इतना ही नहीं, उन्होंने जो है तो असहयोग आंदोलन सभी आंदोलनों के बारे में बताया। आजाद हिंद फौज उन्होंने विशेष योगदान दी, विशेष चर्चाएं की कि आजाद हिंद फौज उनके लिए कितना, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था, और उन्हें भारत को छोड़ने के लिए कि मतलब कितना उनके नाक पे दम रखा था। इन्हीं और उनका एक विशेष नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज वो सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वो लोग जो सभी देशवासी उनको आदर्श मानते हुए आज भी उनकी विचारधाराओं का पालन करते हैं। इन्हीं बातों को के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी भैया कुछ बोलेंगे, आगे चले मैडम। सर समय का थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। ये थोड़ा 5 मिनट से क्रॉस हो गया था इनका। हाँ तो ठीक है, आगे के बाद अब आगे जो आएंगे वो अपना 5 मिनट में बोलेंगे, 5 मिनट में अपने को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हमारे एक तो रामकली कुशवाहा है, लेकिन अभी मैसेज आया वो IIT तिरुपति में है, एक उसका क्लास चल रहा है तो जस्ट उधर गई है, 10 मिनट बाद आ सकती है। हम आगे चलते हैं। मिस मोनिका फ्रॉम हैदराबाद ज्वाइन किया क्या आपने ग्रुप में?
मोनिका हो तो अपना कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं है सर। अच्छा, अगर मोनिका नहीं है तो नरोत्तम कुशवाहा फ्रॉम जम्मू। नरोत्तम कुशवाहा जी हैं? नो सर। ओके, देन विकास कुमार यादव, हु इज बी फार्मा। विकास कुमार यादव हैं? नो सर, ये भी नहीं है सर। ओके, शमशाद अंसारी, शमशाद अंसारी फ्रॉम देव हाँ ये है, हैदराबाद। ये है शमशाद हो सर। क्या आप? ओके शमशाद, वेलकम। आप 5 मिनट अपना स्पीच 5 मिनट में बोलो। हाँ, वीडियो ऑन कर लो और बोलो। हो गया होगा, सब्जी बंद कर। ये सब्जी के लिए दिया है आपने? शमशाद, एनी प्रॉब्लम शमशाद? शमशाद बोल रहे हो आप? यस सर, यस सर। हाँ नमस्ते सर। वीडियो ऑन, वीडियो भी ऑन कर लो आप। विवेक, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? सर ये ऑफलाइन हो गया। हाँ, रिमूव हो गया सर, रिमूव हो गया। ओके, नेटवर्क इशू होगा। अनामिका है क्या? मिस अनामिका फ्रॉम सतना। यस सर। यस सर। अनामिका, आप अपना स्पीच दो। बेस्ट ऑफ जी लक। सर। तुम्हारा नीट की भी तैयारी चल रही है, हम सबकी शुभकामनाएं हैं, इससे तुम डॉक्टर बनो। जी सर, थैंक यू सर। प्लीज अपना माइक और वीडियो ऑन करके। सबसे पहले सर आप सबको नमस्कार करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। मैं सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के बारे में बोलने जा रही हूँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके अन्य प्रसिद्ध नारे हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इनकी बदौलत कांग्रेस एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन के रूप में उभरी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। उसके बाद वे बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक गुरु बने। स्वराज अखबार की शुरुआत की सन 1927 में जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1938 में भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस व्यापक औद्योगिकी की नीति तैयार की। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1901 को उनकी मुलाकात वे इन वैचारिक संबंध न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का संचालन के कारण 6 माह जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। इसके साथ अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार नजरबंदी किया। 1939 में गांधी जी के माध्यम के कारण सुभाष चंद्र पद से सत्ता दे दिया। उन्होंने आजाद ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति का द्वारा भारत की स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की।
इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। सर डन, कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू अनामिका। नेक्स्ट पार्टिसिपेट सुधा त्रिपाठी है प्रयागराज से। सुधा, आर यू हियर? आप हो इसमें? विवेक, सुधा है ना? यस सर है सर। सुधा, आप मेरी आवाज सुन रही हो? अब आपका नंबर है, आप अपना स्पीच दे सकती हो। सुधा, सुधा जुड़ी तो है मैडम, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो अब हमारे सर, जो उनका वीडियो ऑन है। रिपीट कर दे क्या? सर, उनका वीडियो ऑन है और म्यूट है, माइक ऑफ है। अच्छा, वीडियो ऑन है ना? जी सर। यस सुधा, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जो जी हमारे वेलकम। साथी उनसे भी हमारा नमस्ते इस समय। सर, सुभाष चंद्र बोस वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। नेताजी के जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, और जैसा कि उनके पिता बहुत प्रसिद्ध वकील थे और जानकीनाथ बोस, और उनकी माँ प्रभावती। और सर, सितंबर 1919 में वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु भारत माँ का वीर सपूत आखिर अंग्रेजों की गुलामी किस प्रकार कर पाता। इसी कारण नेताजी ने ICS की नौकरी से देकर 97 भाग लिया। उन्हें फैसला जल्द ही भारत लौट आने की, और नेताजी आजाद हिंद फौज का गठन किया, और का नारा तो एक राष्ट्रीय नारा बना, जय हिंद। और उन्होंने भारतीयों से यह वादा किया कि मुझे खून में आ दूंगा। खड़ा सोच से आजाद हिंद फौज बनाते हुए मुझे के बाद से हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी है। उन्होंने एक सच्चे सैनिक को प्रशिक्षण दोनों की जरूरत होती है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा, हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हम हंसते से मर जाएंगे। और उन्होंने कहा, देखो वीर जवानों, अपने खून पर ये इल्जाम न आए, मां न कहे मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। नेताजी के ऐसे विचारों से हम बहुत ही प्रभावित हैं, और उनके ऐसे विचार बहुत सारे हैं जो माँ का प्यार है, इसको किसी भी प्रकार नापने जा सकता। और सर बस यही से, और उसके बाद 1942 और ऐसे नेता को हमारी जो भी विचार उनके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकें, और आगे हम भी ऐसे उनके सत्कर्मों पे और जो भी उनके विचार रहे उनमें हम भी अपना
योगदान दे सके। सर बस यही से हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सुधा, थैंक यू। तो ज्यूरी मेंबर को मैं बोलना चाहूंगा, हमारा एक राउंड तो रिपीट किया, टोटल 16 कैंडिडेट थे, 16 पे चले गए। अब कुछ लोग बोल पाए हैं, कुछ लोगों का छूट गया है। आप लोग जैसा कहें तो फिर हम लोग नेक्स्ट मौका दे सकते हैं। रिपीट ले किरण लीजिए सर, मैडम, रिपीट लीजिए, तो बीच बीच में मिसिंग है सब, रिपीट ले लीजिए सीक्वेंस वाइज। जैसे पहले रश्मि को ले लीजिए, यस, है ना, फिर उसके बाद ओके, अभिनव है, हाँ जैसे ऐसे हैं, एक बार और देख लीजिए आप। एक बार ट्राई कर। जी जी, यस। रश्मि आप हो ग्रुप में? आई थिंक नहीं है Yes. सर। अच्छा है, ओके। रश्मि प्लीज स्टार्ट करो अपना, फिर इसके आगे। Good morning, respective sir and ma'am, and all my dear friends. Speech of the day, and my topic is भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्रता का महत्व। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि वह जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार है। यह सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार तो है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है और शासन के अध्यक्ष का चुनाव होता है। गणतंत्र या लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ है जनता का शासन। गणतंत्र अर्थात ऐसा देश जहां सत्ताधारी सरकार को चुनने और हटाने का अधिकार शासन होता है। एक गणतांत्रिक देश यह सुनिश्चित करता है कि किसी का भी अधिकार न मारा जाए, जैसे अल्पसंख्यक आदि। कोई भी शक्ति पाकर निरंकुश ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री के साथ साथ शक्तियां राष्ट्रपति को भी दी जाती हैं। इस साल सभी मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रपति कई बार संसद के बनाए कानूनों पर साइन करने से मना कर देते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां संसद के बनाए नियम ही अंतिम एवं सर्वमान्य होते हैं। दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र तो है, किंतु वे देश गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड के उदाहरण से इसे अच्छे से समझा जा सकता है। इंग्लैंड में लोकतंत्र है। इंग्लैंड के संसद की नकल कर हमारे यहाँ भी संसदीय व्यवस्था की गई है। वहां भी हमारे देश की तरह लोग सांसद चुनते हैं और फिर वो सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता हर 5 साल में इस प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार रखती है। इसलिए इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड को गणतंत्र नहीं कहते। इंग्लैंड एक अकेला ऐसा देश नहीं है। जापान, स्पेन, बेल्जियम आदि ऐसे तमाम देश हैं, लेकिन भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक देश भी है। दरअसल लोकतंत्र और गणतंत्र में एक बुनियादी अंतर है और वह है सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रश्मि। रिपीट में आप हो के सर वॉइस। हेलो, अब क्या हो आप? जी सर, वॉइस क्लियर? हेलो, हाँ क्लियर है, प्लीज। नमस्ते टू रिस्पेक्टेड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते respected RO sir and respected juries and my fellow participants. I am Abhinav Shakya from Delhi, aspiring to be a civil servant. I would like to speak about the importance of republic in Indian democracy. First and foremost, it is important to understand what a republic is. A republic is a form of government
in which the head of the state is not a monarch, but is elected one. In India, this official is called President of India. The Constitution of India, which was adopted in established India as a republic. This means that the power of the government is handled by people rather than by a single rule. This is a fundamental principle of a democracy and is at the heart of the Indian democracy. One of the key advantages of a republic, it ensures government is accountable to the people. This is because the president and elected officials are elected by the people and can be removed from office if they fail to represent the interest of the people. This means that the government is responsive to the needs and concern of people, rather than by simply serving the interest of a single ruler or rulers. Another important aspect is that it promotes diversity and inclusivity in a republic. Every citizen has an equal say in the government and participate in political process. This means that the voices and perspective of all members of society are heard and taken into account, rather than just those of a selected few. This is a particularly important in a country like India, which is incredibly diverse and has a population of over 1.4 billion people. In conclusion, the republic is an essential aspect of Indian democracy. It ensures that the government is accountable to the people, adapt to the changing needs of its citizens, and is a cornerstone of a strong and stable democracy. The system of a checks and balances, the separation of powers and the fundamental rights, and the freedoms guaranteed under the Constitution of India all contribute to the strength and stability of our republic. As citizens, it is our duty to ensure that we are informed and engage in political process. We must exercise our right to vote, participate in public disclosure, and hold our representatives accountable for their actions. By doing so, we can ensure that our republic remains strong and vibrant, and that our democracy remains a model for the rest of the world. In short, the republic is the backbone of the Indian democracy. It is our duty as citizens to support, promote, and protect it. So, in last, Jai Hind, Jai Bharat, हम होंगे कामयाब. This is Abhinav Shakya. Thank you. Thank you, Abhinav. Thank you. Speech in second time. Again, जो हमारे participant बचे हैं, Mr. Safgan is there. Safgan हो तो बोल सकते हैं. Otherwise, फिर Monica, Miss Monica from Hyderabad, are you here? नहीं है सर. Okay, Narottam Kushwaha from Jammu. विवेक है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं है सर. अब नेक्स्ट सर 4 मिनट बचा है, नेक्स्ट से तो मैं स्टार्ट. ओके, नहीं कौन है पहले देख लेते हैं. विकास कुमार यादव, वो भी नहीं है सर. ओके, तो ये 4 पार्टिसिपेंट हमारे बचे हैं. रामकली भी तो अभी नहीं ज्वाइन कर पाई है. तो किरण मैडम, हम लोग हैंड ओवर करते हैं आपको और जूरी को. अगर बीच में कोई पार्टिसिपेंट आ पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में रुक के इसको क्लोज करेंगे. जूरी को हैंड ओवर प्लीज. संजय सर कुछ बोलिए, हम आपको हैंड ओवर करते हैं. नहीं, हम बोल रहे हैं. अभी जो सबसे आखिरी में जो लड़का बोला, क्या नाम था उसका? अभिनव. हाँ, he had a अच्छे बोले. मैं अभिनव को मैं काफी ऊपर रख रहा हूँ. उसके बाद में है मेरे हिसाब से रश्मि, विजय मौर्य, अनुराग, अभिनव, ये जो 4 लोग हैं और अजय, ये 4-5 लोग हैं. ये लोगों ने अच्छा बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि अभिनव का कंटेंट भी बहुत अच्छा था, उसका कम्युनिकेशन और इंग्लिश भी अच्छे से बोला उसने, मेरे हिसाब से मैं उसको 10 में से 8.5 मेरा जो स्कोर है. और विजय मौर्य को मैं दे रहा हूँ 6.5 and Anurag is also 7.5. Then your Rashmi
पहले ऐसा लगा था कि उत्तर सुना है, लेकिन बाद में जब सेकेंड टाइम बोला तो उसने ठीक ठाक बोला, तो उसको भी मैं 0.5 मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ये 4 लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि कंटेंट वाइज तो मुझे अभिनव सबसे अच्छा लगा, और उसके बाद में जो विजय मौर्य, इनका कंटेंट काफी अच्छा था। मतलब there was originality and there was the thoughts were very clear in the sense that सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर इन्होंने कुछ बोला था, ना कि जस्ट रख के हिस्ट्री या कुछ जो होती है इतिहास सबका, कब जन्म हुआ, क्या किया, कब ये किया, वो सब चीजों को these things are important but they are not important. What is the thought like डेमोक्रेसी के ऊपर? अभी जो एक लड़की बोली ना, कौन बोली इसके पहले, उसने कहा कि बेल्जियम वगैरह का नाम लिया था, जिसने बेल्जियम और जो कि they are, who was that girl? Rashmi, I think. She was Rashmi. I think that's what. This Yes. is what is my assessment. This is my assessment. थैंक यू मैडम आप भैया। बोलिए अभी आप। जी जी हाँ। मैडम आप बोलिए। मैडम, I want to listen to madam. I am very eager to listen to her. कितना टाइम है अभी सर? 1 मिनट मैम। अभी 1 मिनट है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो मैडम आप भी बोलेंगे और हमारे बीके सिन्हा साहब भी बोलेंगे, तो जस्ट 1 मिनट है, आप कंटिन्यू कीजिए, कटेगा फिर जुड़ेंगे प्लीज। सर सिन्हा सर स्टार्ट करें, मैं लास्ट में, क्योंकि मैं तो बहुत एनालिसिस करके रिजल्ट बता देती हूँ ना, तो मैं बता दूंगी एक बार। सर एक बार बोले। हाँ, धन्यवाद मैडम जी एंड सभी को। और डिस्कनेक्ट होगा तो फिर हम लोग जुड़ेंगे बीके सिन्हा साहब। हाँ, बस हाँ, सभी बच्चों ने अच्छा बोला है। केवल एक चीज मैं बच्चों से शेयर करना चाहूंगा कि टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए कि टॉपिक क्या चाहता है, क्या डिमांड है। दोनों टॉपिक वैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें 4 शब्दों को ध्यान देना चाहिए: स्वतंत्रता, संग्राम, लोकतंत्र और गणतंत्र। यदि इन 4 शब्दों को हम समझते हैं अच्छे से, तो इन पे हम अच्छी बात कर सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता से क्या आशय है, इस पर फोकस करना चाहिए। स्वतंत्रता किससे स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता? तो बोलने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये हमें स्वतंत्रता चाहिए होता है। आजादी से पहले बीके सिन्हा साहब आ गए क्या? हाँ सर एम आई ऑडिबल? मैं सुन आप लोग बात कर रहा था। दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और इसमें मुख्य जो बिंदु हैं दोनों टॉपिक के, वो है स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता, किसे स्वतंत्रता? तो हमें बोलने की आजादी चाहिए थी, चाहिए होती है। कार्य करने की आजादी होनी चाहिए होती है, अर्थात प्रोफेशन की हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, फेथ की, विश्वास की, धार्मिक आजादी, और किसी के द्वारा किसी का भी शोषण ना हो। ये प्रत्येक मानव सभ्यता की ये डिमांड रही है, और ये हमें आजादी के पहले नहीं थी, तो इसीलिए संग्राम की जरूरत हुई है। ये हमें समझना है। अब आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी मिली, किसके कारण मिली? तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें सुभाष चंद्र थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, बहुत सारे जिनका नाम जानते हैं हम और जिनका नाम नहीं जानते हैं। सबका कंट्रीब्यूशन रहा है देश के आजादी में। तो ये एक टॉपिक ये हो गई। आजादी के बाद क्या हमारा लक्ष्य था? आजादी के पहले हम संग्राम किए। क्यों किए? स्वतंत्रता के लिए किए। स्वतंत्रता का क्यों किए? स्वतंत्रता हमें कैसी चाहिए थी? तो बोलने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण व्यवहार की स्वतंत्रता, ये हमारे लक्ष्य थे। आजादी के बाद भी यही लक्ष्य रहे। अब हुआ कि आजाद हो गए, शासन तंत्र हमारे हाथों में आ गया, तो हम कौन सी शासन पद्धति अपनाएं कि स्वतंत्रता के लक्ष्य को हम उपलब्ध हो, स्वतंत्रता के जो लक्ष्य थे वो हमें मिले। तो उसके लिए हम भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था में, संविधान में हमने गणतंत्र को अपनाया। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गण का तंत्र, आम आदमी का तंत्र, बहुजन का तंत्र। इसकी सबसे सटीक परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दिया था। कैसी शासन व्यवस्था हो जिसे स्वतंत्रता के
लक्ष्य को हासिल किया जा सके, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसमें भी एक बात समझने वाली है कि लोगों का तो हो, कौन से लोग, क्या ओलिगार्की भी तो लोग ही थे? ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र का शासन, एक ग्रुप ऑफ पीपुल का शासन। क्या जो डेमोक्रेसी हमको मिली उसमें बहुजन का शासन, बहुजनों के द्वारा, बहुजनों का के लिए, क्या ये एस्टैब्लिश हो पाया? इस पर विचार करना है। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं जो शासन के जो 4-5 पिलर है, 5 पिलर हैं, जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका, मीडिया और बिजनेस। ये 5 पिलर है किसी भी शासन, किसी भी सोसाइटी को रन करने का। क्या पांचों क्षेत्रों में बहुजनों का शासन है, आम आदमी का शासन है? तो ये बातें हमको यदि समझ जाएंगे तब हम इन टॉपिकों पे अच्छे से बात कर पाएंगे। तो प्रतिभागियों से मेरा आग्रह है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जाएं और ये सब इस तरह के टॉपिक आए तो टॉपिक को अच्छे से जरूर समझिए, टॉपिक के शब्दों को जरूर समझिए, और जो कोर जो वर्ड है, जो कोर मैटर है, उसको पकड़िए अपने लेक्चर में, या लिख रहे हैं उस पर तो उसके कोर को पकड़े आप लोग। जैसे मैंने 4 शब्दों को गिनाया आपके लिए, तो इन ऐसे करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए, सब्जेक्ट का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान होगा तो उसको आज न कल बोलने भी आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, क्योंकि मीडियम बाधा नहीं है ज्ञान का हासिल करना। इसको ऐसे समझे, यदि रुपए पैसे होंगे तो आपको खर्च करने आ जाएगा, तो पहले रुपया पैसा कमाना सीखना चाहिए। एक आध बार दुरुपयोग हो सकता है, ज्यादा कम खर्च हो सकता है, बार्गेनिंग में हम ठगे जा सकते हैं, लेकिन कालांतर में हमको खर्च करने आ जाएगा। तो प्रतिभागियों से मेरा आग्रह है कि आप ज्ञान हासिल करिए। जो टॉपिक मिलता है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें इन डेप्थ, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव इंफॉर्मेशन जरूर रखिए। हमेशा मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि 2 शब्द को जरूर समझें आप लोग। नंबर 1 इंफॉर्मेशन और दूसरा नॉलेज। ये दोनों 2 शब्द हैं, दोनों के अर्थ भी अलग हैं। इंफॉर्मेशन, जैसे हम सभी जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन दिन में कितने बार झूठ बोल जाते हैं। इसका मतलब हम सत्य बोलना अच्छी बात हम जानते नहीं है। जानने का ये मतलब है जो मन, वाणी, कर्म में अभिव्यक्त हो जाए, राइट? तो नॉलेज में क्या होना चाहिए? नॉलेज में इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एप्लीकेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन तो नॉलेज होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप नॉलेज के ऊपर जाइए, नॉलेज को प्राप्त करिए, केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित ना रहे, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के पूछे जाते हैं या एप्लीकेशन स्तर के पूछे जाते हैं। सूचना स्तर के क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15% होते हैं। तो यदि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको नॉलेज के स्तर पे ही जानकारी रखनी है, नॉलेज के स्तर पे आपको अध्ययन करना है। तो कुछ बातें थी मोटी मोटी जो मैंने शेयर करना चाहा। और जहां तक पार्टिसिपेंट का प्रेजेंटेशन का सवाल है, क्या अभी हमको नंबर बता देना चाहिए बच्चों को या बाद में बताना चाहिए? हम बाद में बताएंगे सर, आप दे देंगे, मैडम ने भी दे देंगी। तीनों लोगों का ऐड करके हम डिक्लेयर करेंगे। हाँ, तो सबने अच्छा अभिव्यक्ति दी अपने अपने हिसाब से, जैसी परिवेश, जितना नॉलेज, जितना इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, बधाइयां। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसी तरह से प्रयास करते रहें। और मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं, यदि आपको पसंद आए, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको अंगीकार करिए, स्वीकार करिए। एक सुंदर भविष्य आपका प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे बहुत सुंदर, आपकी वार्ता बहुत सुंदर। आपने जो पॉइंट विश्लेषण जो किया बहुत ही सुंदर था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वार्ता सुन के। और आपने जो पॉइंट दिए हैं, जो अलग अलग, माने एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स ओन वेटेज एंड मीनिंग, जिसको आपने सुंदर तरीके से समझाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो मच मैडम, सर। अभी आप बोलिए।
आपका एनालिसिस सुनेंगे मैडम का भी। झालं माझं? जी थैंक यू सिन्हा साहब। अब मैडम प्लीज। थैंक यू संजय सर, सिन्हा सर। देखिए, मैं जो है एनालिसिस देने से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोगों ने ये स्पीच कंपटीशन जो है रखा था और आप लोगों को आज बोलना था। आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो थोड़ा सा दिमाग में हमें रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि 2 हमें टॉपिक दिए गए थे, दोनों टॉपिक में भारत को हम कहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जो देश प्रेम आना चाहिए था ना बोलने में, वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था एकदम। जैसे पॉइंट आपने गणतंत्र को पकड़ा तो गणतंत्र के बारे में, यहाँ का लोकतंत्र, वहां का लोकतंत्र, आप यहाँ वहां पहुंचे। अरे आप अपने देश की बात करो ना, आपके देश में ये गणतंत्र क्या है, आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, किस तरीके से, और मतलब यहाँ पे बोलना था। हम जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर भी जो मतलब हमारे सामने जो टॉपिक रखा गया था उसको देश के साथ जोड़ करके हमें ये अपने स्पीच में जो है वो रखना था, जिससे देशभक्ति कहीं ना कहीं हमारी आती। और मुझे ऐसा लगता है अगर देशभक्ति अगर आपके अंदर आई होती ना तो ये स्पीच जो है वो अलग ही दिशा में जाता, और आप लोग के बोलने का जो आपका जो इंटरेक्शन था ना, वो इंटरेक्शन भी जो है वो अलग ही लेवल पे आता। लेकिन जो है वो टॉपिक ही आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे पकड़ के एक अलग अलग सेगमेंट के आप लोगों ने बिल्कुल अपने पास रखे और उसको प्रेजेंट किया, तो ये चीज थोड़ा स्पीच में मिसिंग लगी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए, किशन श्रीवास्तव ने शुरू अच्छा किया, अच्छी नॉलेज थी, हिस्ट्री का बढ़िया जो है इन्होंने आणि बारीक शेंगदाणा जरा बारीक काप, बारीक काप। ठीक है। इन्होंने जो है वो हिस्ट्री की जो है अच्छी नॉलेज रखी और इन्होंने कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की। इनके जो नॉलेज पे हम लोग जाए तो हिस्ट्री में ज्यादा गए, लेकिन अगर इंटरेक्शन पार्ट पे देखें तो इनका इंटरेक्शन प्रॉपर बना हुआ था, कैमरे के साथ बना हुआ था, कैमरे के साथ बना हुआ था। दैट मीन्स हम लोगों के साथ इंटरेक्शन था। मनु कुमार की यदि बात करें तो आप रीड करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरेक्शन मिसिंग था आपका, ठीक है ना, इंटरेक्शन मिसिंग था। रश्मि बोलते हुए झूला झूल रही थी आप, आपको पता है, आप रिकॉर्डेड वीडियो ये आएगा, आप एक बार देखिएगा आप कैसी लग रही थी, है ना। तो ये जो है आप ऐसे झूल झूल के जो बोल रहे थे, ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। एंड अगेन थोड़ा सा रीडिंग पार्ट जो है वो लग रहा था एक फ्लो में। आप भले जो है पॉइंट्स को देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज देख करके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने कुछ पॉइंट्स अपने सामने रखे हैं और आप उनको देख करके बोलना चाह रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उसको देख करके अपने पिच, टोन, रिदम को तो थोड़ा सा, बॉडी लैंग्वेज को तो थोड़ा सा उस तरीके से कीजिए, अपने शब्दों के अनुसार बॉडी लैंग्वेज भी दिखाने की कोशिश कीजिए, जो कि मिसिंग हो रहा था। विजय मौर्य, कॉन्सेप्ट मिसिंग नजर आ रहा था बेटा, बाकी ओवरऑल जो है थोड़ा थोड़ा सही था। कॉन्सेप्ट पे जो टॉपिक आपने लिया था वो मिसिंग नजर आ रहा था। अनुराग, टॉपिक को आपने मतलब आपका जो है वो कम्युनिकेशन ठीक लगा, लैंग्वेज ठीक लगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था ना उसको आपने लेट पकड़ा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मिसिंग था, आपने पकड़ा, लेकिन जब बिल्कुल मतलब आप एंड में आ रहे थे ना, उस समय आपने जो है उसको पकड़ा। अभिनव की बात करते हैं तो इंटरेक्शन मिसिंग था, सब कुछ सही था, इंटरेक्शन ही मिसिंग था आपका, हमारे साथ इंटरेक्शन मिसिंग था। और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उस नेटवर्क एरर के बाद भी जब आप इंटरेक्ट हो रहे थे तो वो मिसिंग जा रहा था। अजय कुशवाहा, स्पीच जो आपने स्टार्ट की थी वो बिल्कुल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया आपने। ऐसे लग रहा था जैसे आप कोई कथा सुना रहे हैं, कोई मतलब कहानी सुना रहे हैं और हम लोग उसको सुन रहे हैं। उस कहानी में स्टार्टिंग में आपने पता नहीं कहाँ की कितनी बातें की जो स्पीच के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, समय अधिक लिया। कॉन्सेप्ट को आपने तब पकड़ा जब नंबर हम लोग दे चुके थे। स्टार्टिंग का जो आपका टाइम था, उस टाइम पीरियड में जो सुन करके नंबर दे दिया, उसके बाद जो है खत्म करते टाइम आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा और आपने बोलना शुरू किया। हालांकि कुछ पॉइंट्स आपने पकड़ा है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा। अनामिका कुशवाहा की बात करते हैं, बेटा आपने टोटली रीड किया, इतनी फास्ट आप बोल रहे थे, निर्धारित समय हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से भी पहले आपने खत्म करके हमें बोल दिया है कि हो गया मेरा। तो ये जो है इसीलिए था क्योंकि आपका इंटरेक्शन हमारी तरफ नहीं था, हम कितना सुन रहे हैं, कितना देख रहे हैं, ये सब मिसिंग चल रहा था। सुधा त्रिपाठी,
आपने बेटा थोड़ा सा जीवनी पे जो है वो ज्यादा फोकस कर लिया, थोड़ा सा जो है ना जो जीवनी है उस पे आप ज्यादा चले गए, जो कंसेप्ट हमारा था उस कंसेप्ट से जो है वो थोड़ा सा बिखर गया। अच्छा, अनामिका जो है वो रीड भी कर रही थी, रीडिंग में भी देखिए मैंने एक मिस्टेक आपकी पकड़ ली। आपने एक जगह रीड किया था गांधी जी के माध्यम के कारण, ठीक है, तो ये गांधी जी का माध्यम नहीं था बेटा, गांधी जी के मतभेद के कारण होगा, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जो है जो लोग पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि मार्क्स में बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, जो जहाँ पे नंबर मिलता है ना वहां पे पॉइंटों में भी जो है, पॉइंटों में भी, और चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए पॉइंट मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। आप पॉइंट की वजह से जो है टॉपर भी बन सकते हैं, आप पॉइंट की वजह से उस परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। तो वो पॉइंट आपको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए छोटे छोटे लेवल पे काम करना होगा। आज जितनी भी प्रेजेंटेशन थी, हमने स्पीच कंपटीशन रखा था, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, अगर मैं इसको ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखती ना तो आप लोगों के सबके बहुत अच्छे मार्क्स आने थे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो ऐसे राइटिंग के हिसाब से थी, कंटेंट को आप लोग पकड़ पकड़ के देख देख के बोल रहे थे, लेकिन बोलने वाला ये लैक है। और मैं शिव सर से कहना चाहूंगी कि सर ये बोलने वाला, ये स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन वंस इन 15 डेज आप ये करना चालू कीजिए, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट रखे हैं, पॉइंट्स भी अपने सामने रखे हैं। अभी मैं बोलती कि लिख दो, तो लिखने के लिए ये पूरा मुझे पता है बिना देखे भी अच्छे से लिख देते, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो भी इनका थॉट प्रोसेस है, जो भी परसीव कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए, उसको ये खुले मन से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये खुल नहीं रहे। अब हमें देखिए, हम बोलते हैं तो हमारे हाथ हाव भाव सब ओपन होते हैं, और उसके साथ आवाज तो वैसे ही जो है वो कॉन्फिडेंस ला देती है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा जरूरी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे जो मैंने नोट डाउन किए और आप लोगों को कहने की कोशिश की। अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम से बुरा भी नहीं मानना है कि मैडम कैसी है, सीधे सीधे मुंह पे बोल दी। नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां कोई बैठ करके एनालाइज कर रहा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपके लाइफ के लिए, मतलब आपके जीवन पथ के लिए जो है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको इम्प्रूव करने के हिसाब से लीजिएगा। मैंने जो आपको कहा है ये आप में सुधार लाने के लिए किया है। आपकी आलोचना करना या आपको मतलब किसी तरीके से आपके बारे में नेगेटिविटी रखना, ऐसी कोई मेरी विचारधारा नहीं है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इसको लेंगे आप, ये चीज आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ थी, ठीक है। सर मेरे साथ है, बीबी सिंह सर मेरे साथ हैं, क्योंकि हर संडे वो आपकी क्लास लेते हैं, तो आज थोड़ा सा वो भी डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे, कुछ चीजें उनकी तरफ से भी। अब आप सुने एक बार। पहले तो सबको नमस्कार, संजय सर, सिन्हा सर और एसके सर। और आज मैं जुड़ा, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इन बच्चों से जुड़ा और इनकी स्थिति को देखा। क्लास तो चलती रहती है मेरी। सवाल ये है कि देखो, जितने भी बच्चे हैं सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनकी आशा है, मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे सफल होंगे। लेकिन बच्चों, सफलता के लिए कई तथ्य मायने रखते हैं। क्लास के दौरान यदि आप जुड़ते हैं तो कई बातें होती हैं आपसे और काफी कॉम्प्रहेंसिव लेवल पर होती है। ये ध्यान रखो कि जब ये टॉपिक दी गई, स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत के विकास में नेताजी का योगदान, और दूसरी टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। देखने के लिए तो सामान्य टॉपिक है, लेकिन जब टॉपिक दिया गया उसमें ये देखा गया कि एक तो आपके सामान्य विचार क्या हैं और वास्तव में इस टॉपिक को समझते हो क्या। तो जैसे कि संजय सर और सिन्हा सर ने बताया भी कि आप टॉपिक के शब्दों को ध्यान दो। अब सवाल है, पहली टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत के विकास में नेताजी का योगदान। तो आप सब लोगों ने क्या किया कि नेताजी की हिस्ट्री को बताने की कोशिश कर ली। योगदान लगभग सबका लैक था, और चूंकि मैं एक टीचर हूं तो थोड़ा सा कभी कभी रूड भी हो जाता हूं, लेकिन अभी मैं रूडनेस नहीं दिखाऊंगा आपको। आप पढ़ते हो, और एक आपसे गुजारिश है कि गूगल को थोड़ा दूर करो, लिटरेचर पढ़ो। जब आपको टॉपिक दे दिया गया तो कुछ पुस्तकें एनसीईआरटी से लेकर अन्य पुस्तकें यदि आप नहीं जानते हो तो आप पूछ सकते हो। इस हमारा जुड़ाव है आपसे, या किसी से पूछ सकते हो इस संदर्भ में कौन सी पुस्तक ले। तो आपने गूगल देख लिया, विकिपीडिया देख लिया और वहां से शुरू हो गए। लेकिन टॉपिक को देखो कि योगदान की बात की जा रही है। तो जब नेताजी ने जो नारे दिए या उन्होंने आजाद हिंद फौज की जब घोषणा की, उसको इस्टेब्लिश किया, तो स्वतंत्रता संग्राम में जो डायमेंशन चल रहे थे
जो प्रक्रियाएं चल रही थी, गांधी जी का काल था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तरह तरह की प्रक्रिया हुई। 40 के दशक तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो एक साम्यता के साथ आंदोलन चल रहा था, उसको, उस डायमेंशन को नेताजी के विचार या उनके कार्यक्रम जो थे या जो उन्होंने किया, किस तरह से उसे डाइवर्ट कर दिया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ देन टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस पर किस प्रकार से प्रेशर इसने लगाया। जो कि कई, एक बच्चे ने बोला कि योगदान जो नेताजी ने दिया उसको इतिहास में पूरी तरह से क्लियरफाई नहीं किया गया। तो यहाँ आपको क्लियरफाई करना था कि जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था उसको किस डायमेंशन की ओर नेताजी के इस विचारधारा ने, उनके कार्यों ने डाइवर्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट है भारत के विकास में। तो आज का जब सिनेरियो देखते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम बात करते हैं, नेहरू जी का काल था, शास्त्री जी का काल, श्रीमती गांधी जी का काल, मुरारजी देसाई का काल, चौधरी चरण सिंह का काल, फिर श्रीमती गांधी का काल आता है, राजीव जी का काल आता है, चंद्रशेखर जी का काल, विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले आते हैं, फिर चंद्रशेखर सिंह के काल में आते हैं, फिर नरसिंह राव की सरकार आती है, फिर इसके बाद आपके इंद्र कुमार गुजराल हैं, और इसके साथ साथ अटल जी आते हैं, फिर मनमोहन जी आते हैं, फिर मोदी जी आते हैं। तो जो डायमेंशन चेंज हुआ हमारा, तो उसमें नेताजी के विचारों ने कहां पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, इस तरह से आपको मूल्यांकन करना होगा और ये सीखना होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। शुरुआत हो गई है, और जब ये प्रोग्राम हमारे सामने आया, सर से मेरी बात हुई, तो हमें क्या करना है कि आपको जमीन से लेकर मंजिल तक पहुंचाना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, अभी शुरुआत है, आप प्रयास करो लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करो, और बाकी ये पूरी टीम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। क्लियर। नंबर दूसरा है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। टॉपिक तो बड़ा आसान है, लेकिन जब इसका आप डिस्क्रिप्शन करोगे, विश्लेषण करोगे, तो अपने आप में ये काफी डीप हो जाती है। तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र को परिभाषित करना है कि लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं इसमें कंफ्यूज है कि वास्तव में लोकतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र क्या है। और वर्तमान के लोकतंत्र में, जैसे कहा कि हमने 74 वर्ष बिता लिया, 74वें वर्ष में हम इंटर हो रहे हैं, तो इस जो लोकतंत्र की का प्रक्रम हमारा चला है, जो प्रोसेस चला है, उसमें गणतंत्र कहाँ है। गणतंत्र में कहा गया कि कोई भी पद सोपान जो होगा अनुवांशिक नहीं होगा, तो आपको उसको ढूंढना है क्या वास्तव में भारत के अंतर्गत आजादी के बाद कहीं जो आनुवांशिक तथ्य है वो समावेशित हुआ या नहीं। तो हमें, अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करोगे या इस तरह से भी देखोगे कि चलो अपना लोकतंत्र तो गणतांत्रिक प्रक्रम पर चल रहा है कि जो हेड ऑफ नेशन है वो क्या है, आनुवांशिक नहीं है, चुन कर आ रहा है हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन सवाल है कि ओरिजिनल पावर जो है, ओरिजिनल पावर प्रधानमंत्री में और प्रधानमंत्री पार्टियों का होता है। लेकिन हमने देखा विगत वर्षों में काफी चर्चा भी होती है, किसी पार्टी की हम आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो कि यहाँ तो पार्टियां ही आनुवांशिक हो चुकी, तो क्या वास्तव में हमारा जो गणतांत्रिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर सत्यापित हो रहा है या नहीं। तो धीरे धीरे जब आप अध्ययन करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, विचार विमर्श होगा, इस तरह के और भी प्रोसेस चलेंगे। कहने का मतलब कि जो आपकी जो बातें हो रही है कि इस तरह से हम लोग मिले, आपके लिए रखा गया कि नहीं बच्चों को हमें सुनना है। तो सर ने मुझसे बोला कि सर क्लास हम कहे कि इस बार जो है बच्चों से इंटरेक्शन है, और सर से गुजारिश भी है कि हमें जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हैं एक बार हमें ये लिस्ट मिल जाए कि किस किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां से हम एक क्या करते हैं उसको डाइवर्सिफाई भी करेंगे, इनके मेंटल एबिलिटी को देखने की कोशिश भी करेंगे। तो आप कोशिश करो, कोशिश आपकी बहुत अच्छी है, मैं कमियां नहीं निकालूंगा, हाँ, लेकिन आप अपने विचार को, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। और इसका एक ही तरीका है कि आप खूब पढ़ो। इसके लिए अच्छी टेक्स्ट बुक ले आओ, एनसीईआरटी बुक्स लेकर आओ, उनको पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बात करो। और सारी चीजें है कि इन दोनों टॉपिक्स पर आने वाले दिनों में मैं खुद क्लास लूंगा, और इसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन रहा। बच्चों आप प्रयास करो, मंजिल निश्चित मिलेगी। क्लियर।
जी ठीक है सर, हमारी तरफ से ये थे पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप आगे कंटिन्यू करें। जी थैंक यू मैडम। बोलना चाहता हूँ। अब हाँ भैया, हाँ आपको ही बोलना है भैया, आपको ये पूरा क्लोज करना है। अब हम लोग आपको सुनेंगे, सबका सुना हम लोग। जी देखिए, इससे अच्छा एनालिसिस हो नहीं सकता है। जैसे हमारे प्रोफेसर सिन्हा साहब ने बताया कि एक एक जो टॉपिक का एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी वर्ड शुड बी डिसाइफर एंड टोल्ड, उसका विश्लेषण करके उसके बारे में कुछ बोलना है। मैडम ने जो स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बोला है, टाइमिंग कैसे, वजन पे जोर देना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच डिसाइड्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बेटर एंड द बेस्ट। छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे तीसरा लास्ट में जो सर ने कहा कि भाई ये कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन टुडे, इसमें तो क्या है, हम लोगों ने जो बोला है अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें जैसे मैडम ने कहा कि इट साउंड्स लाइक एन essay competition, but it is not an essay competition. It is you are trying to give your thought. आप अपने विचार देना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है, टॉपिक आपको दिया गया है, आपको जैसे उन्होंने कहा कि आप विकिपीडिया और उससे मर्यादित मत रहिए, उसके बाहर जाके भी लिटरेचर पढ़िए और उसके ऊपर क्या विचारधाराएं हैं। तो मतलब ये एक चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का सेशन, कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोगों ने जैसे आईएएस वगैरह क्लियर किया था, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स एंड विचारधाराएं होती है, और आपकी क्या राय है और आप कितने अच्छे तरीके से उस पर कन्विंस है, ताकि आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं उस विचारधारा को और उसको लेके ही आप ये कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज योर इंडिविजुअल टेक ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर स्टडीइंग एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। तो एक खुद की सोच रखना है, स्ट्रक्चर रखना है, स्ट्रक्चर को भी कैसे, जो चीज बोली गई है उसको कैसे हमको रखना है, स्ट्रक्चर को कैसे रखना है, वर्ड्स को कैसे वेट देना है, टॉपिक को कैसे इग्नोर नहीं करना, और अपनी खुद की उसके बारे में क्या राय है इसको भी देना है। ये सारी चीजें जितने भी जूरी मेंबर थे, सर जो आखिरी आए उन्होंने भी काफी अच्छे से विश्लेषण किया, मैडम तो हमेशा ही करती है। तो मैडम का एकदम प्रोफेशनल की तरह उन्होंने बताया कि कैसे एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज टू बी negotiated. So I think it was a wonderful session, and I think because of the jury, the students should learn, especially हमारे सिन्हा साहब ने भी जैसे बताया एकदम टीचर की तरह कि कैसे बच्चों को क्या क्या किस किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिंपली ये करना है, क्या कहते हैं उसको, रट्टा मारना है, ऐसे नहीं है, एनालिसिस भी करना है। जैसे कोई पढ़ के बोल रहा था, कोई रट्टा मार रहा था, कुछ लोग ओरिजिनल बात कर रहे थे, लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि उसका रेलेवेंस होना चाहिए टॉपिक के साथ, उसका रेलेवेंस। और एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही कि व्हाट इज द रिलेवेंस टू आवर कंट्री रादर देन टेलिंग द हिस्ट्री एंड ट्राइंग टू गिव एन एनालिसिस ऑन द जनरल दिस थिंग। तो ये मेरे विचार हैं, अभी जो जूरी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम 1 2 3 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। बच्चे लोग बोले, उसके साथ ही जूरी लोगों का भी बहुत बढ़िया सजेशन मिला। मुझे लगता है मैडम ने भी बताया, बीके सिन्हा साहब ने, संजय भैया ने, तो ये सारे बच्चों को फायदा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और 1 बाय 1 ये बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। और जैसा सर ने बोला है कि हम सेग्रीगेट करेंगे कौन बच्चे किस क्लास में है, कैसे हैं। अभी टीम बढ़ रही है, काफी बच्चे लोग आगे आ रहे हैं, तो सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट जोड़ना चाहूंगा भैया। एक तो क्या है कि रामकली कुशवाहा जो बोल नहीं पाई है, और बोलेगी नहीं स्पीच में, लेकिन वो IIT तिरुपति में है, लास्ट टाइम बोली थी, अभी जस्ट वो ज्वाइन की है, तो 2 मिनट केवल अपना मैसेज IIT है तिरुपति में उसका कैसा चल रहा है वो बोल सकती है। अगर आप लोग कहें तो उसे मैं बोलूंगा कि 2 मिनट अपना मैसेज कर दे, क्योंकि वो बड़ी ईगरली ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन क्लास के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाई, अभी ज्वाइन की है। तो रामकली कुशवाहा को अगर आप लोग बोलेंगे तो 2 मिनट में अपना कोई मैसेज दे सकती है। इसके साथ ही एक हमारे
गेस्ट जुड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ मिलके 15 तारीख को जो अभी लास्ट संडे गया है 33rd सेशन किया हम लोगों ने, श्री MV श्रीधर साहब जुड़े हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। 15 जनवरी को हम लोगों ने संडे में रोड सेफ्टी सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने बढ़िया एक्सपर्ट एडवाइस दिया था और लोगों को बताया था, बच्चों को बताया था। वो भी जुड़े हैं। वो हम होंगे कामयाब के एक्शन से थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और चाहते हैं कि कैसे बच्चों को सपोर्ट किया जाए, इसलिए वो इंटरेस्टिंगली आज जुड़े हुए हैं। तो MV श्रीधर साहब को अगर आप लोग कहें तो 2 मिनट में बोलने के लिए इनवाइट करूंगा, और 2 मिनट रामकली मैडम भैया। सर बिल्कुल डन, बुला लीजिए। ओके देन रामकली आर यू हियर? यस सर। रामकली को आ जाओ आप। रामकली स्टार्टिंग से ही हम लोग के सेशन में है। शी इज बेसिकली फ्रॉम MP और रीवा, और उसने वहां से BE किया, अभी MTech कर रही है IIT तिरुपति से ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमें कल कह रही थी कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि 12:30 तक हमारा क्लास चलेगा, उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी। तो खैर अब वो इससे तो अपना स्पीच छोड़ दे। रामकली, हाउ गोइंग आर योर स्टडी? प्लीज टेल अस अबाउट 2 to 5 minutes. Sir, my studies are going well, and after coming here, I realized, like when I was in home that time, I was preparing. So I was thinking we have to clear exam only. But after coming here, I realized not only exam, we have to take care of everything. Like there are all students who came after clearing exam. Their mindset is very different. We have competition everywhere. If I am doing MTech here also, in every day, every class, we have competition like that. And we have to keep improving ourselves every day. यस, हो गया रामकली? नेटवर्क गया। Yes sir. Then hello. Yes sir, am I audible? Yes. रामकली बोलो। Yes sir, I see it. आई थिंक शी इज थ्रू। जो कहना था वो कह गए कि हार्डवेयर हर जगह करना है, कॉम्पिटेंस हर जगह जो है, वो माहौल जो है वो कंपटीशन का हर जगह ही रहेगा। जी, तो अब मैं श्री MV श्रीधर जो डायरेक्टर हैं अपनी एक कंपनी के, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं, काफी काम कर रहे हैं, हैदराबाद में है। जस्ट वो जुड़े हुए इंटरेस्टिंगली, लास्ट एक सेशन इन्होंने लिया था रोड सेफ्टी के ऊपर। उन्हें मैं इनवाइट करता हूं, हिंदी और इंग्लिश में बोल सकते हैं। श्रीधर साहब प्लीज वेलकम। सर जी नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस आ रहा है, प्लीज। जी सर। सबसे पहले मैं कुशवाहा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं सर, क्योंकि इस मंच पे मुझे जोड़ा है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा मंच है। जो आप जैसे बड़े लोग, मतलब experienced people are giving good suggestions to the aspirants, and every weekend you are sparing time for such a kind of very noble cause. I'm very happy to see you ma'am. आज का जो विषय था इसमें बहुत अच्छा किया होगा। एक्चुअली मुझे लिंक थोड़ा लेट मिला है, सो आई कुड ज्वाइन ओनली एट 12:20, तो मैं पूरा सुन नहीं पाया। बट मैडम का जो एनालिसिस मैं पूरा सुना है। मैडम आपने जो एनालिसिस दिया है एक एक बच्चे का, बहुत अच्छी तरह दिया है आपने, एंड इट इज वेरी यूजफुल टू देम। मैं यही मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब बच्चे आपका जो सुझाव है दे विल अडॉप्ट इट इन ए राइट वे एंड इम्प्रूव देयर प्रेजेंटेशन।
very happy to join this session, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. Kushwaha sir. थैंक यू श्रीधर साहब। देन Thank you, sir. अब तो हम लोग अपने, थैंक यू श्रीधर साहब। फिर हम लोग जुड़ेंगे। अब तो लास्ट 4-6 मिनट है। रैपअप में 1-2 मिनट संजय भैया, 1-2 मिनट बीके सिन्हा साहब, 1-2 मिनट मैडम, फिर क्लोज। हम लोग फाइनल रिजल्ट करेंगे बाद में। यस, मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। बोल दीजिए, हाँ प्लीज। स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है, देखिए स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझें। मैंने लास्ट सेशन भी एक बार न्यू ईयर वाले दिन भी आप लोगों से ये बात कही थी कि अगर आप कुछ चाहते हैं, किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और ये आपने मन में ठान लिया है, अगर ठान लिया है तो फिर वो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक चीज जो है वो पॉजिटिव नजर आती है। तो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आवश्यकताओं की बात करते हैं तो ये आपकी अपनी खुद की इच्छा होती है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स आर योर डिजायर्स ओनली, ये आपकी खुद की इच्छा होती है और इसको फुलफिल भी कौन करेगा, तो इसको फुलफिल भी आप ही करेंगे। कैसे करेंगे आप, तो आपके अंदर एबिलिटीज है, ठीक है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर एंथुजियाज्म है, आपके अंदर चार्म है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, यू हैव परसेप्शन लेवल, बहुत सारी चीजें ऐसी भर भर के आपके अंदर भरी हुई हैं जो आपके उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, संतुष्टि दे सकते हैं। तो आवश्यकता को इच्छा बनने दीजिए और आवश्यकता को इच्छा बनाने के बाद ये जो आपके पास मौजूदा जो रिसोर्सेज है ना, जितनी गिनती मैंने आपको अभी की है, ये सब जो है आपकी एबिलिटी एंड ऑल, ये सब आपके पास आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में है। आप इसको जितना यूज करेंगे ना, ये उतना ही निखरेगा, उतना ही चमकेगा, दमकेगा और अपना परचम लहराएगा। चमकने दीजिए, दमकने दीजिए, परचम को लहराने दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं, हम होंगे कामयाब के लिए, ठीक है ना। कम से कम इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अपने अंदर मौजूद ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए, अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिए। आपकी इच्छा पूर्ति हुई, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दैट मीन्स आवश्यकता जो है आपकी पूरी हो गई। तो आवश्यकता इच्छा आज का मेरा गुरु ज्ञान आप लोगों के लिए है। आवश्यकता इच्छा, इसको पलने दीजिए, आने दीजिए। और इसके लिए जो रिसोर्सेज आपके पास है, देखिए मैं बाहर नहीं गई, मैंने आपके मनी की बात नहीं की, मैंने किसी और अदर तरीके से ट्यूशन की, कोचिंग की, फला ढमका ये बातें नहीं की, मैंने वो बातें की जो आपके पास है और ये हर किसी के पास है, ठीक है। यू हैव योर टाइम, यू हैव योर एबिलिटीज, यू हैव योर परसेप्शन लेवल, यू हैव योर कम्युनिकेशन लेवल, यू हैव योर नॉलेज, प्रेजेंट पास्ट जो भी आपके पास है, यू हैव योर एक्सपीरियंसेस इन दैट फील्ड। तो आप हर चीज को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बढ़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं, हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय भैया, 1 मिनट और बीके सिन्हा साहब 1 मिनट प्लीज। हेलो, मैं बोलूं? हेलो जी बोलिए प्लीज। हाँ, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और ये कैसे मिले? नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़ के कोई सुख नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य मैंने बता ही चुका हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। इससे क्या मिलेगा आपको? हम लोग सुख चाहते हैं, सुख कैसे उपलब्ध हो? तो उसके लिए रुपए पैसे चाहिए, उसके लिए हमें प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। 3 ही चीज तो हमें चाहिए जिंदगी में, रुपए पैसे, मान सम्मान और संतुष्टि। और तीनों की उपलब्धता ज्ञान के द्वारा ही होनी है, ज्ञान से ही मिलना है। इसीलिए हम सब ज्ञान के लिए लग जाएं, सभी लोग ज्ञान के लिए लगे। केवल सूचना पे मत अटके। हम लोग जनरली सूचना पे अटक जाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के स्तर पर ले जाएं। और जितने प्रतिभागी हैं विशेष रूप से, वो सब ब्रिलियंट हैं, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर दीजिए, यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो काम करता है वही करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दीजिए, यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड द रिजल्ट विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यू विल बी, आप जो है आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि जीवन का लक्ष्य है। जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में लीजिए, टुकड़ों में मत बांटिए। हमारा परम लक्ष्य है आनंद को उपलब्ध होना। उसके संसाधन एक बार पुनः रिपीट करूं,
उसके संसाधन हमको रुपए पैसे से आते हैं, उसके संसाधन हम आनंद की जो आनंद की उपलब्धता होती है वो रिकॉग्निशन से होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन से होता है, काम करने के सुख से होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संजय भैया, क्लोजिंग रिमार्क। संजय भैया, डॉक्टर संजय भैया लगता है आवाज नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर, हाँ भैया, लास्ट क्लोजिंग 1 मिनट भैया। सुनाई दे रहा है? जी जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया। स्पेशली सी अपार्ट फ्रॉम जो टॉपिक डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो टिप्स इनको मिली है सब लोगों की तरफ से, वो टीचर जो सर जो सिखाते हैं, मैडम का एनालिसिस, हमारे आपके जो भी डायरेक्टर जो है उन्होंने भी जो बोला आपके साथ जो है, और फिर प्रोफेसर सिन्हा साहब, जितने भी जूरी मेंबर और बाकी भी जो इनवाइटीज थे, उन लोगों ने जो बोला है, these are very important things. These are small things, but you need to pay attention to that if you want to add value to what you are saying. सेम चीज को भी आप दूसरे तरीके से कह के ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। पॉइंट तुम्हारा है, लेकिन तुम वो पॉइंट को किस तरह से उसको नैरेट करके उसको इम्प्रेशन लोगों के ऊपर अच्छा पड़ सके, इसके ये भी एक कला होती है, जिस तरह से बोलना है। जैसे मैडम ने बताया कि वो एक लड़की आगे पीछे झूल रही थी, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला इरिटेट होता है। शी मे हैव एन एक्सेलेंट कंटेंट, बट दैट कंटेंट इज नॉट, कंटेंट गेट डिस्टर्ब। उसके अच्छे विचार हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द एलोकेशन। माने स्पीच केस में, राइटिंग में तो ये सब चीजें नजर आती नहीं है। तो इसीलिए जो वीडियो को इंसिस्ट किया गया है, इसका